हेलो, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम नेवी एयर फोर्स का एक टॉपिक देखेंगे। देखिए विद्यार्थियों, नेवी एयर फोर्स के लिए हमने इससे पहले एक वीडियो बनाया है और उस वीडियो में आपने ताप मिति जो टॉपिक है वो पढ़ा है। आज के इस वीडियो में हम विद्यार्थियों पढ़ेंगे उसमें प्रसार, जिसे हम तापीय प्रसार भी कहेंगे। देखिए विद्यार्थियों, उसमें प्रसार क्या होता है, उसमें प्रसार के प्रकार हम देखेंगे। इसके साथ में इस वीडियो में हम देखेंगे कि उसमें प्रसार से जो इफेक्ट होते हैं वो कौन कौन से होंगे, उनके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे। इसके साथ में जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं उनको भी देखेंगे। देखिए विद्यार्थियों, सबसे पहले हम बात करेंगे उसमें प्रसार है क्या, उसमें प्रसार कहते किसे हैं। देखिए विद्यार्थियों, जब किसी वस्तु को यदि हम गर्म करें और गर्म करने के पश्चात देखिए उसकी अवस्था परिवर्तित नहीं हो, अवस्था यदि नहीं बदलती है, अवस्था परिवर्तित नहीं हो, तब उस वस्तु में प्रसार होता है। देखिए एक बार सुन लेंगे, समझ लेंगे कि किसी वस्तु को गर्म करने पर अर्थात उष्मा देने पर उसके लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन में यदि वृद्धि होती है तो उसको हम उसमें प्रसार या तापीय प्रसार कहते हैं। लेकिन कंडीशन उसमें यह है कि अवस्था परिवर्तित नहीं होगी, तभी उसमें प्रसार होगा। कई बार हम वस्तु को गर्म करते हैं अर्थात उष्मा देते हैं, तब उसकी अवस्था बदल जाती है बट उसके अंदर प्रसार नहीं होता। तो कई बार ऐसी कंडीशन भी हो सकती है, बट जब हम वस्तु को गर्म कर रहे हैं, अवस्था परिवर्तित नहीं हो रही है, तब उस प्रसार को हम उसमें प्रसार कहेंगे, जिससे वस्तु के आकार में परिवर्तन आ जाता है, आकृति में परिवर्तन आ जाता है। देखिए विद्यार्थी, उसके पीछे रीजन क्या है, ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से उसके आकार या आकृति में परिवर्तन आ जाता है। देखिए जब हम किसी वस्तु को गर्म करेंगे तो उस वस्तु में उपस्थित जो परमाणु हैं उनके कंपनों का आयाम बढ़ जाएगा। जो गर्म करेंगे तो उनको ऊर्जा मिलेगी तो जो परमाणु हैं उनके कंपनों का आयाम बढ़ जाएगा तो जो परमाणुओं के बीच की जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगी, जिसको हम उसमें प्रसार कहते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि जब किसी वस्तु को हम गर्म करते हैं तो उस वस्तु के परमाणुओं के मध्य का जो कंपन है उनका आयाम बढ़ जाता है, जिससे उनकी ऊर्जा का मान बढ़ जाता है और परमाणुओं के बीच की जो औसत दूरी है वो बढ़ जाती है, उसे ही हम ऊष्मीय प्रसार कहते हैं। परमाणुओं के बीच की जो औसत दूरी है वो बढ़ जाएगी, जिसे हम ऊष्मीय प्रसार कहते हैं। एक्चुअल में जब हम ऊष्मा देंगे अर्थात ऊर्जा देंगे, कंपनों का आयाम बढ़ जाएगा, इसका मतलब कंपनों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, और वो जो गतिज ऊर्जा जिसके कारण से जो परमाणु है उनके बीच की डिस्टेंस बढ़ जाती है, औसत दूरी बढ़ जाती है, जिसे ही हम उसमें प्रसार कहते हैं। विद्यार्थियों, ये लाइन आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। देखिए हम जानते हैं और देखते आए हैं कि जो ठोस पदार्थ होते हैं उसमें प्रसार की जो घटना होती है वो न्यूनतम होती है। ठोसों में जो प्रसार होगा वो न्यूनतम होगा, जबकि गैसों में अधिकतम होता है। गैसों की जो पार्टिकल्स हैं वो ऊर्जा पाकर मैक्सिमम दूरी तय करेंगे। उसके पीछे रीजन क्या है, इस वाली लाइन को भी आप अच्छे से समझ लीजिए कि जब हम ठोसों को गर्म करेंगे तो उसमें प्रसार न्यूनतम होगा, जबकि गैसों में जो प्रसार है वो अधिकतम होगा, मैक्सिमम होगा। उसके पीछे रीजन है कि इनके परमाणुओं के मध्य लगने वाला अंतराण्विक बल, जो अंतराण्विक बल होता है वो किसी एक ही मैटर के अणुओं के मध्य लगता है, इसको हम अंतराण्विक बल कहते हैं। ठोसों के अंदर जो अंतराण्विक बल होता है वो अधिक, ठोसों में जो अंतराण्विक बल होगा वो अधिक होता है, ज्यादा शक्तिशाली बल से बंधे होते हैं ठोसों के परमाणु। इसके कारण से वो ज्यादा दूरी तक कंपन नहीं कर पाते, उनके कंपनों का जो आयाम है वो नहीं बढ़ पाता है। जबकि जो गैस होती है उनकी जो परमाणु होंगे उनमें लगने वाला जो अंतराण्विक बल है वो बहुत कम होता है, तत्पश्चात उनका आयाम बढ़ जाएगा। गैसों के अंदर जो उसमें प्रसार होगा वो भी अधिकतम होगा। तो विद्यार्थियों, गैसों के अंदर जो उसमें प्रसार होता है वो सर्वाधिक होगा, ठोसों में उसमें प्रसार न्यूनतम होगा। उसके पीछे रीजन है अंतराण्विक बल। अंतराण्विक बल जहां पर अधिक होगा उसमें प्रसार वहां पर न्यूनतम होगा,
और अंतराण्विक बल देखिए विद्यार्थी यहां पर गैसों में सबसे कम है और तत्पश्चात गैसों में जो उसमें प्रसार होगा वो अधिकतम होगा। अब हम बात करेंगे कि जो उसमें प्रसार होता है वो कितने प्रकार का होता है। देखिए हम उसमें प्रसार को मुख्य रूप से 3 भागों में डिवाइड करेंगे, रेखीय प्रसार, क्षेत्रीय प्रसार और आयतनिक प्रसार। हम आपको तीनों ही प्रसार बताएंगे। उसमें प्रसार के प्रकार यहां पर एक एक करके समझेंगे। उसमें प्रसार के प्रकार, जो पहला प्रकार है वो है लीनियर एक्सपेंशन, रेखीय प्रसार। रेखीय प्रसार का अर्थ क्या है वो समझ लेंगे। हमारे पास में ये कोई छड़ है, जो वस्तु है वो एक छड़ के रूप में लंबी होगी, इसकी जो लंबाई है वो हम L0 कंसीडर कर लें। ये जब इसको हम गर्म करते हैं, उससे पहले की बातें हैं, गर्म करने से पूर्व की बातें हैं, और जब इसको गर्म कर देंगे तो विद्यार्थियों हम ये कंसीडर कर लें कि जो इसकी लंबाई है वो हो जाती है L। इसकी लंबाई L0 प्लस में डेल्टा L इसमें वृद्धि हो जाती है, और जो कि L के इक्वल है। L है वो L0 प्लस डेल्टा L, इसकी लंबाई में वृद्धि हो जाती है। यह है गर्म करने के पश्चात। गर्म करने के बाद, गर्म करने के पश्चात जो लंबाई है उसमें वृद्धि हो जाती है डेल्टा L की। देखिए विद्यार्थियों ये जो डेल्टा L लंबाई में वृद्धि हुई है, ये लंबाई में वृद्धि है वो प्रारंभिक लंबाई के समानुपाती होती है, साथ में जो हमने ताप में वृद्धि की है उसके भी समानुपाती होती है, जिसको हम डेल्टा थीटा से पुट कर रहे हैं। ताप में वृद्धि से रिप्रेजेंट कर रहे हैं डेल्टा थीटा को। देखिए ताप में परिवर्तन, ताप में वृद्धि से हम डेल्टा थीटा को दिखा रहे हैं। तो यहां से इन दोनों प्रोपोर्शनल के साइन को हम हटा देते हैं और यहां पर हम एक कांस्टेंट पुट करेंगे, अल्फा L0 डेल्टा T आ गया। हमने दोनों को एक साथ में कंबाइन करके लिखा। इसको हम देखिए डेल्टा L को हम L माइनस L0 पुट कर सकते हैं। यहां से अल्फा L0 डेल्टा थीटा, और यहां से आपके पास में आ गया है L बराबर L0 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। जो अल्फा है वो एक समानुपाती स्थिरांक है, इसको हम रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं। जो अल्फा है इसको रेखीय प्रसार गुणांक कहा जाता है। यह है रेखीय प्रसार गुणांक, जो कि पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है, साथ में जो टेम्परेचर है उस पर भी निर्भर करेगा। ये बात अच्छे से सुन लीजिए, जो लंबाई है पदार्थ की उस पर डिपेंड नहीं करेगा, प्रकृति पर निर्भर करता है। और ताप के साथ में ये बहुत कम, हालांकि बदलता है बट बहुत कम बदलता है। तो रेखीय प्रसार गुणांक जो अल्फा है वो एक कांस्टेंट होगा, और इस अल्फा का जो मात्रक होगा वो यहां से आप देखिए, जो अल्फा का फॉर्मूला है, अल्फा इक्वल टू हम पुट कर सकते हैं डेल्टा L अपॉन में L नॉट डेल्टा थीटा। ये लंबाई से लंबाई कैंसिल हो गई। अल्फा का जो मात्रक है वो हो जाएगा प्रति डिग्री सेंटीग्रेड या प्रति केल्विन हो जाएगा। प्रति केल्विन या प्रति डिग्री सेंटीग्रेड इसका मात्रक होगा विद्यार्थियों। इसका मान है वो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करेगा। पदार्थ की प्रकृति, अलग अलग पदार्थों के लिए जो अल्फा है उसकी वैल्यू अलग अलग होगी। लंबाई पर इसकी वैल्यू डिपेंड नहीं करती, टेम्परेचर पर थोड़ी बहुत डिपेंड होती है। तो आप लोगों को रेखीय प्रसार समझ में आया होगा। रेखीय प्रसार का अर्थ यह है कि जब हम किसी वस्तु को गर्म करेंगे, ऊर्जा देंगे, तो उसकी लंबाई में जब वृद्धि हो जाती है उसको हम रेखीय प्रसार कहेंगे। और जब रेखीय प्रसार की बात आती है तो एक फॉर्मूला निकलता है L इक्वल टू L0 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। इसके साथ में एक फॉर्मूला अल्फा का भी आपको ध्यान में रखना है, डेल्टा L अपॉन में L0 डेल्टा थीटा। और इस जो अल्फा इसका मात्रक प्रति डिग्री सेंटीग्रेड या प्रति केल्विन होता है। साथ में इसकी जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है पदार्थ की प्रकृति पर, टेम्परेचर पर, और पदार्थ की जो लंबाई है, वस्तु की लंबाई है, उस पर डिपेंड नहीं करती। यहां तक आप लोगों को ये रेखीय प्रसार आराम से समझ में आ गया होगा
ठीक उसी प्रकार से ही होता है क्षेत्रीय प्रसार और आयतनिक प्रसार। दोस्तों अब हम बात करेंगे सेकंड पार्ट की, क्षेत्रीय प्रसार क्या होता है। सिमिलर तरीके से होने वाला है। यहां पर हम कंसीडर कर लेते हैं हमारे पास में ये कोई वस्तु है जिसका क्षेत्रफल, प्रारंभिक जो क्षेत्रफल है गर्म करने से पूर्व का जो क्षेत्रफल है वो है A0। जब इस वस्तु को गर्म करते हैं तो इसके क्षेत्रफल में वृद्धि होती है, इसमें प्रसार होता है। प्रसार होने के पश्चात जो क्षेत्रफल है वो A हो जाता है। जो A है वो A0 में कुछ वृद्धि होने के पश्चात प्राप्त होता है। हम जो वृद्धि है वो डेल्टा A कंसीडर कर लेते हैं। डेल्टा A A0 में वृद्धि है, क्षेत्रफल में वृद्धि को बता रहा है। यहां से आप देखेंगे विद्यार्थी जो हमारे पास में रेखीय प्रसार था, सिमिलर तरीके से ही क्षेत्रीय प्रसार का फॉर्मूला आने वाला है। जब किसी वस्तु को हम गर्म करेंगे तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाती है। यहां पर इसको हम द्विविमीय प्रसार कहते हैं और द्विविमीय प्रसार के अंदर जो क्षेत्रफल है, नया क्षेत्रफल, वो हो जाएगा A बराबर A0 1 प्लस बीटा डेल्टा थीटा। ये हमारे पास में फॉर्मूला आ जाएगा जब हम किसी द्विविमीय वस्तु मतलब क्षेत्रफल वाली वस्तु को गर्म करते हैं तब उसका नया क्षेत्रफल, जबकि प्रारंभिक क्षेत्रफल A0 है, जहां डेल्टा थीटा ताप में वृद्धि है, बीटा कहलाता है क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहलाता है। इसका भी मात्रक अल्फा की भांति होता है। इसकी वैल्यू भी पदार्थ की प्रकृति पर ही निर्भर करती है। देखिए जो तीसरा इसका जो पार्ट है वो है आयतनिक प्रसार, आयतन प्रसार भी कह सकते हैं, घनीय प्रसार भी इसको कहा जाता है। देखिए इसके लिए हमारे पास में जो फॉर्मूला आएगा वो आ जाएगा आयतन V बराबर V0 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा। इस फॉर्मूले को भी आप समझ लीजिए। V0 है, V0 है वो प्रारंभिक आयतन है, डेल्टा थीटा ताप में वृद्धि है, गामा यहां पर आयतनिक प्रसार गुणांक है। और जब हमने डेल्टा थीटा ताप में वृद्धि की तब आयतन V0 से V हो गया है, ये कुल आयतन हो गया है। यहां से भी जो गामा है उसको हम कहेंगे आयतनिक प्रसार गुणांक, आयतन प्रसार गुणांक कहते हैं। इसका मात्रक भी प्रति डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अल्फा बीटा गामा का मात्रक सेम होता है। ये तीनों ही पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। इनका मान लंबाई या क्षेत्रफल या आयतन पर निर्भर नहीं करता। यहां से यदि आप बीटा का फॉर्मूला देखेंगे तो आपके पास में देखिए जब ये इससे मल्टीप्लाई होकर फिर जो हमने रेखीय प्रसार में निकाला था ठीक वैसे ही यहां पर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। डेल्टा A अपॉन में A0 इंटू डेल्टा थीटा आ जाएगा। और यदि आप गामा का फॉर्मूला देखेंगे तो डेल्टा V अपॉन V0 डेल्टा थीटा आ जाएगा। ये हमारे पास में बीटा और गामा के फॉर्मूले हैं। अब हम बात करेंगे अल्फा बीटा और गामा में क्या संबंध होता है, और यदि किसी वस्तु की लंबाई में प्रतिशत वृद्धि दे रखी हो तो क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी, आयतन में प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी, वो हम यहां पर देखेंगे। देखिए अल्फा बीटा और गामा में जो संबंध है वो देख लेंगे। अल्फा बीटा व गामा में संबंध, ये आपको सीधा पूछा जा सकता है विद्यार्थियों। अल्फा बीटा और गामा में क्या संबंध होता है यह आपको सीधा ही पूछा जा सकता है। इनके ऊपर आधारित जो क्वेश्चंस हैं वो भी हम देखेंगे इस वीडियो के अंत में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। यहां पर देखिए अल्फा बीटा और गामा इन तीनों का जो रेशियो है वो होता है 1:2:3 में। और यहां पर आप देखेंगे ये काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछा ही जाता है और काफी सिंपल भी है। 1:2:3 में इनका रेशियो होता है। आप यहां पर देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट बातें। और यदि आपको लंबाई में प्रतिशत वृद्धि दे रखी हो, क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि पूछें तो कैसे होगी, कितनी होगी। देखिए क्षेत्रफल में जो प्रतिशत वृद्धि होती है वो क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि ये बराबर होगी विद्यार्थियों 2 टाइम्स हो जाएगी लंबाई में प्रतिशत वृद्धि के।
लंबाई में प्रतिशत वृद्धि, लंबाई में प्रतिशत वृद्धि। इसके साथ में ही हम देखेंगे आयतन में जो वृद्धि है, प्रतिशत वृद्धि, यदि आपको लंबाई में प्रतिशत वृद्धि दे रखी है तो वो 3 टाइम्स हो जाएगी। लंबाई में प्रतिशत वृद्धि, आप यहां पर देखेंगे कि ये आपको लंबाई में जो वृद्धि है वो दे रखी होगी, प्रतिशत वृद्धि दे रखी होगी, तब क्षेत्रफल में जो प्रतिशत वृद्धि है वो लंबाई वाली से 2 टाइम्स हो जाएगी। और आयतन की यदि प्रतिशत वृद्धि फाइंड आउट कर रहे हैं तो लंबाई वाली प्रतिशत वृद्धि से 3 टाइम्स हो जाएगी। देखिए हम ये कंसीडर कर लें कि हमारे पास में कोई आयताकार प्लेट है और उस आयताकार प्लेट इस तरीके से थोड़ी सी मोटी भी है, लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, हम घनाभाकार प्लेट भी कह सकते हैं। और घनाभाकार प्लेट है, उसकी जो लंबाई है एक समान रूप से, एक समान उसका घनत्व है, तब उस प्लेट को जब हम गर्म करते हैं तो उसकी लंबाई में जैसे हम ये कंसीडर कर लें कि 1.5% की वृद्धि हो जाती है। ये है लंबाई में प्रतिशत वृद्धि, आपको क्वेश्चन में दे रखा है लंबाई में जो प्रतिशत वृद्धि है वो 1.5% की वृद्धि हो जाती है। तब क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी, जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसमें कितनी वृद्धि हो जाएगी, क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी। तो देखिए विद्यार्थियों, आपको क्या करना है, जो लंबाई वाली वृद्धि दे रखी है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, सीधा आ जाएगा 3% वृद्धि हो जाएगी। क्षेत्रफल में जो प्रतिशत वृद्धि होगी वो 3% होगी। आपको सीधा ध्यान रखना है विद्यार्थियों। और यहां से आप और भी देख सकते हैं कि जो आयतन में प्रतिशत वृद्धि है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। जो लंबाई में प्रतिशत वृद्धि दे रखी है उसको आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, 1.5, देन यहां पर आ जाएगा 4.5%। तो जब आपको लंबाई में 1.5% वृद्धि दे रखी है तो क्षेत्रफल में 3% हो जाएगी, आयतन में जो वृद्धि है वो 4.5% हो जाएगी। अब हम देखेंगे विद्यार्थियों, जो रेखीय प्रसार, क्षेत्रीय प्रसार है उनके कुछ अनुप्रयोग, जैसे हमारे पास में जो सरल लोलक होता है उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब हम किसी वस्तु को गर्म करते हैं तो उसमें मौजूद जो छिद्र है उसकी त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ता है, ऐसे कुछ टॉपिक देखेंगे। उसमें प्रसार की जो व्यवहारिक जो उदाहरण है वो भी हम यहां पर देखने वाले हैं, जो क्वेश्चंस हैं वो भी हम यहां पर देखने वाले हैं। देखिए विद्यार्थियों, अब हम देखेंगे सरल लोलक के आवर्तकाल पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। जब हम तापमान बढ़ा देते हैं तो जो सरल लोलक है उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सरल लोलक की जो डोरी है उसकी लंबाई में वृद्धि हो जाएगी, जिसके कारण से आवर्तकाल बढ़ जाएगा। देखिए क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। यहां पर आपके पास में ये कोई सरल लोलक है जिसके यहां से यहां तक जो लंबाई है वो L है। आवर्तकाल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई अंडर रूट में L अपॉन में G। ये हम जानते हैं, ये आवर्तकाल का फॉर्मूला होता है। ये मैं कंसीडर कर लूं कि प्रारंभिक आवर्तकाल T0 और जो लंबाई है वो है L0। ये हमने कंसीडर कर लिया, ये हमने यहां पर पहले ही मान लिया है। देखिए जब हम ताप में वृद्धि करते हैं और ताप में जो वृद्धि है वो हम कंसीडर कर लें कि डेल्टा थीटा ताप में वृद्धि हो रही है। डेल्टा थीटा जब ताप में वृद्धि होगी तो जो लंबाई है वो हो जाएगी L की L0 हो जाएगी। ये वाला फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लंबाई चेंज होगी, जिसके कारण से आवर्तकाल भी चेंज हो जाएगा। आवर्तकाल हम कंसीडर कर लें कि ताप में वृद्धि करने के पश्चात T हो गया है तो वो हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट में L अपॉन में G। और यहां से L की जो वैल्यू है आपके पास में ये वाली है L0 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा पुट कर देंगे। ये मैंने L की यहां पर वैल्यू पुट कर दी। यहां पर आप देखेंगे कि जो 2 पाई अंडर रूट में L नोट अपॉन G है वो तो T नोट के इक्वल ही है, और अंडर रूट में यहां पर बच गया है 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा बच गया है। अल्फा जो डोरी है उसका रेखीय प्रसार गुणांक है, डेल्टा थीटा इस डोरी के ताप में वृद्धि है। तो देखिए यहां से T इक्वल टू T नॉट
ये आ जाएगा 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा की पावर 1/2। उसका जब हम प्रसार करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा t इक्वल टू T0 1 प्लस हाफ। उच्च घातों को हम यहां पर नगण्य मान लेंगे, 1 प्लस अक्स की घात n से इसका प्रसार करेंगे तो उच्च घातों को हमने नगण्य मान लिया। जब T0 इससे गुणा होगा तो ये T0 आ जाएगा, इधर भी T0 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास में क्या निकल कर आ रहा है, T0 प्लस हाफ अल्फा डेल्टा थीटा इंटू T0। ये इधर आएगा तो T माइनस T0 अपॉन T0 इक्वल टू आ गया है हाफ अल्फा डेल्टा थीटा, अल्फा डेल्टा थीटा। ये हमारे पास में आ गया। ये मैं इसको लिख दूं ताप आवर्तकाल में परिवर्तन अपॉन प्रारंभिक आवर्तकाल है जो कि 1/2 अल्फा डेल्टा थीटा के इक्वल होगा। ये वाला फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है। ये आया कहां से वो ज्यादा मायने नहीं रखता, वो भी हालांकि मैंने समझा दिया है, बट आपको ये भी समझना है कि डेल्टा थीटा ताप में वृद्धि करने पर आवर्तकाल में डेल्टा टी की वृद्धि हो जाती है। और यदि हम प्रतिशत वृद्धि देखें तो यहां पर इसको प्रतिशत लगा देंगे, यही फॉर्मूला है प्रतिशत वृद्धि का भी। और आपको यदि समय आवर्तकाल दे रखा हो प्रारंभिक आवर्तकाल और फिर आपको ये पूछें कि जो डेल्टा टी है उसमें कितना परिवर्तन आया, वो भी यहां से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये वाला फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है। अब इसके ऊपर डिपेंड जो क्वेश्चंस है वो समझेंगे, सुनेंगे। देखिए आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि जो पिंड लोलक है, सरल लोलक है, उसकी जो डोरी है जिस मीटर की बनी हुई है उसके लिए जो रेखीय प्रसार गुणांक है वो है 1.5 गुणा 10 की घात -4 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है। ये हमारे को अल्फा की वैल्यू दे रखी है कि जिस भी मैटर का बना हुआ है उसके लिए अल्फा का जो मान है वो ये है। और हमारे को ये कह दें कि जो ताप में वृद्धि है वो 10 डिग्री की गई है, ताप में वृद्धि हमने कर दी 10 डिग्री की। इसका अर्थ ये हुआ कि डेल्टा थीटा की जो वैल्यू है वो हमारे को बता रखी है 10 डिग्री सेंटीग्रेड। 10 डिग्री सेंटीग्रेड की हमने वृद्धि कर दी, तब आवर्तकाल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। देखिए विद्यार्थियों, आवर्तकाल बढ़ जाता है, आवर्तकाल बढ़ जाता है। पहले एक चक्कर में लगने वाला समय से अब ज्यादा समय लगेगा जब ताप में वृद्धि कर दी जाती है। तो यहां पर आप देखेंगे कि जो आवर्तकाल में जो प्रतिशत वृद्धि है उसके लिए हम इसको यहां से वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। हाफ अल्फा की जो वैल्यू 1.5 इंटू 10⁻⁴ और जो डेल्टा थीटा की वैल्यू है वो दे रखी है 10, तो यहां से 5 आ जाएगा। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.5 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.5 इंटू 10⁻⁴ ये आ जाएगा हमारे पास में रेशियो। और जब प्रतिशत वृद्धि हम ज्ञात करेंगे तो हम इसमें 100 से इसको और डिवाइड कर देंगे, 100 से हम इसको और डिवाइड कर देंगे। 100 से सॉरी इधर हम 100 से मल्टीप्लाई करके इसको प्रतिशत का साइन लगा देंगे, 100 से मल्टीप्लाई करके इसको हम प्रतिशत का इसके साथ में साइन लगा देंगे तो इंटू 100%। तो जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 7.5 इंटू 10⁻² प्रतिशत की वृद्धि हुई है, इतनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है। जब प्रतिशत का साइन हटाएंगे तो 100 से इसको डिवाइड कर देंगे, पहले वाली वैल्यू ही आ जाएगी। तो यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा। इस पर डिपेंड जो क्वेश्चंस आएंगे उसी टाइप से आएंगे, या तो प्रतिशत वृद्धि पूछ लें या हमारे को आपेक्षिक अनुपात भी पूछ सकते हैं कि जो ये तो आवर्तकाल में वृद्धि, ये प्रारंभिक आवर्तकाल, ये है आवर्तकाल में आपेक्षिक परिवर्तन, आपेक्षिक परिवर्तन भी इसको हम कह सकते हैं। देखिए विद्यार्थियों, आपके पास में जैसे कोई पिंड लोलक वाली घड़ी हो और लोलक जो घड़ी होती है उसका आवर्तकाल किस प्रकार से बदलता है, ताप में परिवर्तन करने पर घड़ी सुस्त चलेगी या तेजी से चलेगी, उसके बारे में हम बात करते हैं। जो पिंड लोलक वाली घड़ी है, लोलक घड़ी से, तो उसके अंदर किस तरीके से कार्य करेगा जब हम ताप में वृद्धि कर दें, ताप में वृद्धि कर दें
और जैसे आपको ताप में वृद्धि के लिए नहीं बोले और ऐसे भी कह दे कि गर्मियों में क्या होगा, तो गर्मियों के अंदर विद्यार्थियों ताप में वृद्धि होती है, और जब ताप में वृद्धि होगी तो जो घड़ी में लगे हुए जो पिंड लोलक है उसकी लंबाई में वृद्धि हो जाएगी, आवर्तकाल बढ़ जाएगा, आवर्तकाल बढ़ जाएगा, आवर्तकाल बढ़ जाएगा। इसका मतलब है घड़ी सुस्त चल रही है, धीमे चल रही है। इसका मतलब भी समझना, आवर्तकाल बढ़ रहा है तो घड़ी कैसे धीरे चली है, कि जैसे हमारे पास में जो सेकंड लोलक है, घड़ी है हमारे पास में, 1 सेकंड में यहां तक जाती है, फिर अगले 1 सेकंड में यहां तक आती है, 2 सेकंड का उसका आवर्तकाल है। तो यहां से वो यहां तक वापस लौट रही थी 2 सेकंड में, अब इसका आवर्तकाल बढ़ गया। इसका मतलब एक्चुअल में 2 सेकंड में से ज्यादा समय लग रहा है, तभी तो आवर्तकाल बढ़ा। तो 2 सेकंड से ज्यादा टाइम लग रहा है, इसका मतलब जो घड़ी चल रही है वो धीमे चलने लग गई है, घड़ी की जो रफ्तार है वो सुस्त हो गई है, कम हो गई है। कब होगी? जब ताप में वृद्धि करते हैं या गर्मियों में जो घड़ी है वो सुस्त चलेगी। पिंड लोलक वाली घड़ी है और घड़ी क्या होगी विद्यार्थियों? सुस्त चलेगी, मतलब धीमे चलेगी, सुस्त हो जाएगी, धीमी हो जाएगी। और फिर हम देखेंगे जब हम ताप में कमी करते हैं, ताप में कमी की जाती है तब क्या होगा, और ताप में कमी कब करेंगे? सर्दियों में भी हो सकती है विद्यार्थियों। और जब सर्दियों की बात करेंगे तो ताप में कमी होगी, और ताप में कमी होगी तो जो घड़ी का पिंड लोलक है उसकी लंबाई में कमी आएगी। जब कमी आएगी तो आवर्तकाल भी घट जाएगा, और जब आवर्तकाल घटेगा तो घड़ी तेजी से चलेगी, घड़ी तेजी से चलेगी। पहले की तुलना में यहां पर गर्मियों में घड़ी सुस्त हो जाती है, और सर्दियों के अंदर जो घड़ी है, घड़ी की रफ्तार बढ़ जाएगी, घड़ी तेजी से चलेगी, तेजी से चलेगी। इसको भी आप समझ लेंगे अच्छे से कि जब ताप में कमी की जाती है अर्थात सर्दियों में घड़ी तेजी से चलेगी। आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि आपको यहां पर वैल्यू दे दें कि जो मीटर है आपको आवर्तकाल का मान दे दें और आवर्तकाल में कितना परिवर्तन आता है वो भी पूछ सकता है। तो जैसे हमारे पास में कि 1 साल के अंदर कितना परिवर्तन आएगा, 1 साल का भी आपको एक साथ पूछा जा सकता है। तो समय है वो हमारे को पता होना चाहिए कि यदि प्रारंभिक समय दे रखा हो, ये वाला ही फॉर्मूला यहां पर अप्लाई होता है। एक एग्जांपल लेकर हम यहां पर भी आपको बता देते हैं कि हाफ अल्फा डेल्टा थीटा ये वाला फॉर्मूला है। अब आपको ये क्वेश्चन इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आपके पास में एक सेकंड लोलक वाली घड़ी है, या लोलक जो सेकंड लोलक ही है आपके पास में, लोलक घड़ी कह दीजिए, या सेकंड लोलक के अंदर आवर्तकाल 2 सेकंड का होता है। यहां से यहां तक जाने में वापस आने में 2 सेकंड का समय लगता है। तो या तो आपको सेकंड लोलक भी क्वेश्चन में दिया हुआ हो सकता है, घड़ी भी दी हुई हो सकती है। और जैसे हमारे को सेकंड लोलक दे रखा हो या घड़ी दे रखी है जिसका आवर्तकाल 2 सेकंड का होता है, जिसका आवर्तकाल विद्यार्थियों कितना होता है? 2 सेकंड का होता है। और जिस मैटर से वो बनी हुई होती है उसका जो अल्फा है, रेखीय प्रसार गुणांक है, उसकी वैल्यू हमारे को जैसे 4 गुणा 10 की घात -4 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड दे रखी है। 4 गुणा 10 की घात -4 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड इसकी वैल्यू दे रखी है अल्फा की। बहुत कम मान है, बट जो दे रखा है इसका मान चेंज होता है। देखिए विद्यार्थियों, अल्फा का मान भी जो घड़ी बनाते समय ऐसे पदार्थ का प्रयोग किया जाता है जिसका अल्फा ताप के साथ में परिवर्तित नहीं हो, जिसकी लंबाई में परिवर्तन बहुत कम हो। तो ऐसा जो पदार्थ होता है वो होता है इनवार। इनवार का जो लोलक है उसका जो लंबाई है वो इनवार नामक पदार्थ की बनाई जाती है ताकि उसमें आवर्तकाल में परिवर्तन कम से कम आए। यहां पर आपको अल्फा दे रखा है, टी नोट दे रखा है, और ताप में जो वृद्धि है वो हम कंसीडर कर लें कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखी है। तब आवर्तकाल में कितना परिवर्तन आएगा, आवर्तकाल में क्या फेरबदल आएगा, आवर्तकाल में कितनी वृद्धि हो जाएगी। तो देखिए यहां से आपके पास में जो फॉर्मूला है डेल्टा टी इक्वल टू हो जाएगा हाफ अल्फा डेल्टा थीटा इंटू टी नॉट। तो यहां से इस सब की वैल्यू पुट कर देंगे आप,
हाफ तो एजीडी पढ़ाई है। अल्फा की जो वैल्यू है 4 × 10⁻⁴ दे रखी है। डेल्टा थीटा की वैल्यू जैसे 20 दे रखी है। टी नॉट 2 दे रखा है। तो जो सेकंड लोलक है उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, 2 से यहां से कैंसिल हो गया, ये यहां पर 80 आ गया। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 × 10⁻³ सेकंड आ जाएगा। ये सेकंड में आएगा विद्यार्थियों। तो जो सेकंड लोलक है उसके आवर्तकाल में इतनी वृद्धि हो जाती है जब 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ा दिया जाए। और जो सेकंड लोलक है जिसके बैटर का जो रेखीय प्रसार गुणांक है वो ये दे रखा है। एक दो क्वेश्चन हम और भी देखेंगे, स्टैंडर्ड क्वेश्चन भी देखेंगे, इसी वीडियो में ही हम देखेंगे। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि एक दृढ़ रूप से बंधी हुई आपके पास में कोई छड़ है और जब उस छड़ को हम गर्म करेंगे तो उसमें कितना प्रतिबल उत्पन्न होगा, और उस स्थिति में जो प्रतिबल उत्पन्न होता है उसको हम तापीय प्रतिबल कहते हैं, जिसको हम देखेंगे यहां पर तापीय प्रतिबल क्या होगा। देखिए विद्यार्थियों, हम यहां पर कंसिडर कर लेते हैं, समझेंगे भी ये है क्या कि हमारे पास में 2 दृढ़ आधार है और उन दृढ़ आधारों के बीच में हमने कोई छड़ रखी है। ये हमारे पास में दृढ़ आधार है और उनके बीच में हमने एक L0 लंबाई की कोई छड़ रख दी है। इसकी ये है गर्म करने से पहले की बातें हैं, गर्म करने से पूर्व की बातें हैं। गर्म करने के पहले जो लंबाई है छड़ की वो L0 है, और जब हम इसको गर्म कर देंगे तो विद्यार्थियों हम ये कंसीडर कर लें कि जो लंबाई है उसमें वृद्धि हो जाती है। डेल्टा L की जो लंबाई है अब हो गई है L। यह है गर्म करने के पश्चात, गर्म करने के बाद, गर्म करने की जो पश्चात है उसकी लंबाई में वृद्धि हो जाती है। और लंबाई में जो वृद्धि होती है वो हम जानते हैं L = L0 1 + अल्फा डेल्टा थीटा होती है। यदि ताप में जो वृद्धि है वो डेल्टा थीटा जो मैटर है उसका रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा हो, तब L = L0 1 + अल्फा डेल्टा थीटा एक फॉर्मूला होता है। ये यहां पर दृढ़ आधार है जिनके बीच में छड़ रखी हुई है। देखिए विद्यार्थी, एक बार समझेंगे कि जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो उसके आकार और आकृति में परिवर्तन आ जाता है, और बल लगाने की वजह से प्रति एकांक क्षेत्रफल में जो परिवर्तन आता है उसको हम प्रतिबल कहते हैं, और क्षेत्रफल में जो विकृति उत्पन्न होती है उसको हम क्षेत्रीय विकृति भी कहते हैं। यहां पर देखिए विद्यार्थियों, जो टर्म्स है वो थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। वैसे आप सब कुछ जानते हैं, थोड़ा बहुत यहां पर और क्लियर कर लेंगे। प्रतिबल और विकृति के बारे में जानते हैं, फिर भी मैं आपको यहां पर थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूं। देखिए विद्यार्थियों, प्रतिबल होता है बल बट्टे में क्षेत्रफल, और विकृति होती है किसी विमा में परिवर्तन अपॉन प्रारंभिक विमा, ये हम जानते हैं। और प्रतिबल अपॉन जो विकृति होती है वो प्रत्यास्थता गुणांक के इक्वल होती है। प्रतिबल अपॉन विकृति जो कि प्रत्यास्थता गुणांक के इक्वल होती है। यहां पर हम बात करेंगे कि इनके कौन कौन से फॉर्मूले यहां पर काम में आने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि विकृति की। विकृति को यहां पर हम कहेंगे तापीय विकृति, क्योंकि ताप देने के कारण से जो मैटर है, जो छड़ है, उसकी लंबाई में वृद्धि हो रही है, इसलिए इसको हम तापीय विकृति कह रहे हैं। तापीय विकृति कह रहे हैं। और देखिए विद्यार्थियों, जो तापीय विकृति है वो है लंबाई में वृद्धि अपॉन प्रारंभिक लंबाई, और हम जानते हैं डेल्टा L अपॉन में L नॉट होता है अल्फा डेल्टा थीटा के इक्वल, अल्फा डेल्टा थीटा के इक्वल, जहां अल्फा जो मैटर उसका रेखीय प्रसार गुणांक, डेल्टा थीटा उसके ताप में वृद्धि के इक्वल है। तो देखिए विद्यार्थियों, ताप में जो वृद्धि है वो है डेल्टा L अपॉन में L नॉट। इसके बाद में हम बात करेंगे तापीय प्रतिबल की। तो जो तापीय प्रतिबल है, प्रतिबल बराबर होता है विद्यार्थियों Y इंटू विकृति। तापीय विकृति यहां पर है, तो यहां पर देखिए विद्यार्थियों क्या आ जाएगा, तापीय प्रतिबल बराबर Y तो एचडी पढ़ाई है, और विकृति यहां पर है अल्फा डेल्टा
थीटा। तो ये आपके पास में आ गया तापीय प्रतिबल का फॉर्मूला, वाई अल्फा डेल्टा थीटा के इक्वल हमारे पास में तापीय प्रतिबल होगा। और इस कंडीशन में जो विद्यार्थियों बल लगेगा, अब देखिए जब हम इसको गर्म करेंगे तो ये जो छड़ है इसकी लंबाई में वृद्धि होगी, ये जो छड़ है वो दृढ़ आधारों पर बल लगाएगी। जब गर्म करेंगे तब बाहर की ओर बल लगेगा, अब जब इसको ठंडा करेंगे तो ये अपनी अंदर की ओर खींचेगा। ये तो विद्यार्थी इसके द्वारा बल भी लगता है और ये जो छड़ है वो सतह पर दाब उत्पन्न करती है। तो छड़ के द्वारा जो आरोपित बल है उसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, यहां पर आप देखेंगे आरोपित तापीय प्रतिबल बराबर होता है बल बट्टे में क्षेत्रफल। तो यहां क्षेत्रफल को तो इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो बल का फॉर्मूला आ जाएगा आपके पास में वाई अल्फा ए डेल्टा थीटा। ये आ गया हमारे पास में। जब किसी छड़ को हम गर्म करेंगे तो उसकी दृढ़ सतह पर लगने वाला बल, ये तापीय प्रतिबल का फॉर्मूला, और ये हमारे पास में है तापीय विकृति। एक बार फिर से समझ लेंगे इसको। जब हम दृढ़ आधार के मध्य कोई छड़ रखते हैं, उसको गर्म करते हैं तो उसकी लंबाई में वृद्धि होती है, जिसके पश्चात वो दृढ़ आधारों पर एक बल लगाएगी, और जो बल का फॉर्मूला है वाई अल्फा ए डेल्टा थीटा, उसकी लंबाई में जो परिवर्तन होता है जिसकी वजह से उसके अंदर एक विकृति उत्पन्न होती है, जिसको हम तापीय विकृति कहते हैं, अल्फा डेल्टा थीटा के इक्वल होगी। जो तापीय प्रतिबल है वो वाई अल्फा डेल्टा थीटा के इक्वल होगा। विद्यार्थी ये थे थोड़े से सिंपल से फॉर्मूले जब हम किसी छड़ को गर्म करते हैं। अब देखिए विद्यार्थियों, जो आपके पास में कोई वस्तु है उसमें कोई छिद्र पड़ा है और गर्म करने पर उस छिद्र में क्या इफेक्ट पड़ेगा, वस्तु में उपस्थित छिद्र पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। छिद्र पर ताप का प्रभाव देखिए विद्यार्थियों, ये हमारे पास में कोई वस्तु है, यहां से ये वाला जो हिस्सा है वो खोखला है, यहां पर मैटर भरा हुआ है, ये खोखला हिस्सा है, ये छिद्र है। और जब इस मैटर को हम गर्म करेंगे तो छिद्र के आकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे ये वृत्ताकार छिद्र है, इसकी रेडियस हम स्मॉल आर कंसीडर कर ले, तो क्या आर घटेगा, बढ़ेगा, कोई परिवर्तन होगा। तो देखिए हमारे जो सीधी सोचने वाली बात है कि जब हम इसको गर्म करेंगे तो ये जो मैटर है वो पूरा प्रसारित होगा, पूरा का पूरा प्रसारित होगा। कई बार हम ये भी सोच लेते हैं कि जब इसका प्रसार होगा तो ये बाहर की ओर होता है, ये तो क्लियर है कि बाहर की ओर प्रसारित होगा, यहां वाला मैटर भी यहां पर अंदर चला जाएगा तो ये जो छिद्र है वो सिकुड़ जाएगा। बट ऐसा नहीं होता विद्यार्थियों, यहां पर ये जो छिद्र है वो इसी तरीके से ही फैलता है जैसे यहां पर पहले से कोई मैटर मौजूद हो। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जब इसको हम गर्म करेंगे तो ये जो छिद्र है उसका आकार बढ़ जाएगा। तो जब आपको क्वेश्चन पूछें तो एकदम क्लियर कर लीजिए विद्यार्थियों, एक मैटर है, वस्तु है, उसके अंदर वृत्ताकार छिद्र है या किसी भी प्रकार का छिद्र है, जब हम उसको गर्म करेंगे तो उस छिद्र का आकार बढ़ जाएगा, दिमाग में फिट बिठा लीजिए, ऑप्शन कोई सा भी क्वेश्चन इस टाइप का आए तो छिद्र का आकार बढ़ेगा। अब देखिए विद्यार्थी यहां पर आपके पास में कि क्या इस पूरे मैटर का इस छिद्र पर यदि इसको हम गर्म करें तो छिद्र निकालने के बाद में कोई प्रभाव पड़ेगा इसके क्षेत्रफल में वृद्धि पर या लंबाई में वृद्धि पर। विद्यार्थियों उसका भी आंसर है कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक बार फिर से मेरी बात को सुन लीजिए कि जब हमें छिद्र वाले मैटर को गर्म करेंगे तो छिद्र का आकार बढ़ जाएगा, ये बात क्लियर हो गई। फिर यदि हम किसी मैटर पर छिद्र निकाल दें, एक तो बिना छिद्र निकले हुए कोई मैटर को गर्म करें, एक छिद्र निकालने के पश्चात गर्म करें, तो क्या उसके प्रसार में कोई परिवर्तन आएगा। तो विद्यार्थी उसका आंसर है कोई परिवर्तन नहीं आएगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा छिद्र का। छिद्र ऐसे ही व्यवहार करता है जहां जैसे वहां पर कोई मैटर है तो वो मैटर है वो भी उसमें भी प्रसार होगा। तो विद्यार्थियों छिद्र निकालने से इसके प्रसार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और देखिए हम अपने व्यवहारिक जीवन की कुछ बातें आपको बताते हैं, उसके ऊपर डिपेंड भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। देखिए क्या है, जैसे हम बात करें
कि जो रेल की पटरियां होती है उनके बीच में गैप रखा जाता है। एक पटरी है, उस दोनों पटरियों के बीच में जो लोहे की गटर आती है, गटर के बीच में जो स्पेस रखा जाता है वो इसलिए रखा जाता है, गर्मियों में उसका रेखीय प्रसार होता है, उसकी लंबाई में वृद्धि होती है, और यदि वो एकदम सटाकर रखी जाएगी तो वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी, इसलिए उनके बीच में थोड़ा सा गैप रखा जाता है, थोड़ा सा रिक्त स्थान रखा जाता है। तो ये एक व्यवहारिक जीवन में हम यूज में लेते हैं कि रेल की जो पटरियां होती है उनके बीच में एक गैप रखा जाता है। उसके पीछे रीजन है कि गर्मियों में उसकी लंबाई में वृद्धि होती है, तब वो टेढ़ी मेढ़ी नहीं हो, इसलिए गैप रख देते हैं। देखिए, हम और बात करते हैं, जैसे बिजली के जो तार होते हैं खंभों पर ढीले लगाए जाते हैं, ढीले ही रखे जाते हैं। उसके पीछे रीजन ये है कि सर्दियों में वो तार है उनमें संकुचन होगा, वहां पर ताप में कमी आती है, ताप में कमी आएगी तो उसमें संपीड़न मतलब संकुचन होगा, उसकी लंबाई घटेगी तो वो टाइट होंगे, इसलिए टूटे नहीं, इस वजह से पहले ही उनको ढीले रख दिए जाते हैं ताकि वो टूटे नहीं। विद्यार्थी, जैसे हम बात करें कि आपके पास में कोई कांच की बोतल है, उसमें कोई कॉर्क फंस गया है, गर्दन में कोई कॉर्क फंस गया, यहां पर कोई फंस गया है, लकड़ी का गुटका कॉर्क फंस गया, तो इसको बाहर निकालना हो तब हम इसको गर्म करेंगे, इसके सिरे को हम मुंह को हम गर्म करेंगे तो इसका मुंह है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, उसमें प्रसार होगा, तो इस कॉर्क को हम बाद में आराम से आसानी के साथ में निकाल सकते हैं। इसके साथ में जब हम बात करें, जैसे टेस्ट ट्यूब होती है और भी जो कांच के मेटल्स होते हैं वो एक पायरेक्स कांच के बनाए जाते हैं ताकि उनके ऊपर टेम्परेचर का बहुत कम प्रभाव पड़े। ऐसे स्पेशली कांच होता है जिस पर ताप का बहुत कम इफेक्ट पड़ता है। तो जो टेस्ट ट्यूब होती है, कांच के बहुत सारे मेटर होते हैं जो मेडिकल लाइन में यूज में आते हैं, उनको इस पायरेक्स कांच से बनाते हैं ताकि उन पर ताप का न के बराबर प्रभाव पड़े। जैसे हम कांच के गिलास की बात करें तो विद्यार्थियों, कई बार ऐसा हमने देखा है व्यवहारिक जीवन में कि जब उसमें हम गर्म चाय डालते हैं तो वो चटक जाता है, क्योंकि उसमें जब वो उसका अंदरूनी सीरा है वो गर्म होगा। जैसे कांच के गिलास में हम चाय डालेंगे तो अंदरूनी जो भाग है उसमें प्रसार होगा, बाहरी जो भाग होता है वो ठंडा रहता है, प्रसार होने के कारण से वो अंदर वाला भाग है वो उसको चटकने के लिए मजबूर कर देता है। ऐसे ही हम देखते हैं कि जो थम्स-अप की बोतल होती है, ठंडा होता है, जो ठंडे पेय पदार्थ होते हैं उनकी जो कांच की बोतलें होती है मोटे कांच की बनी होती है ताकि जब उनको जमाया जाता है, ठंडा किया जाता है तो वो सिकुड़ेगी। सिकुड़ने के पश्चात जो मैटर है अंदर वाला सिकुड़ता है और जब वो बर्फ में कन्वर्ट होता है तब वो फैलता है। तो सिकुड़ने की और फैलने की जो कंडीशन है उसमें वो टूटे नहीं, इसलिए वो मोटे कांच की बनाई जाती है। ये उसमें प्रसार के हमारे दैनिक जीवन में काम में आने वाले एग्जाम्पल हैं। विद्यार्थियों, हम इस वीडियो में आगे थोड़ा सा और भी देखेंगे, उसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी देखेंगे। दोस्तों, अब हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो अभी तक हमने पढ़ा उन पर डिपेंड कुछ अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे यहाँ पर। और देखिए विद्यार्थियों, जो क्वेश्चंस होंगे वो आपने जो अभी तक इस वीडियो में देखा उसी पर डिपेंड है, उसी पर आधारित है। अभी हम एक देखते हैं कि एक ठोस गेंद है और उसके सकेंद्रीय गुहिका है। हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, ठोस गेंद में सकेंद्रीय गुहिका है और गुहिका का मतलब है कि अंदर का जो हिस्सा है वो खोखला है। गेंद को गर्म करने पर, गेंद को विद्यार्थियों गर्म किया जा रहा है, करने पर गुहिका के आयतन का क्या होगा? गुहिका का आयतन, अब विद्यार्थियों आपको ऑप्शन दे रखा है कि जो गुहिका है, अंदर वाला जो गेंद है उसके अंदर का जो हिस्सा है उसका जो आयतन है वो बढ़ेगा। दूसरा ऑप्शन आपके पास में है घटेगा। तीसरा ऑप्शन आपके पास में है अपरिवर्तित रहेगा, या इनमें से चौथा ऑप्शन आपके पास में है कि इनमें से कोई नहीं। एक बार इस क्वेश्चन को समझ लेंगे कि आपके पास में एक ठोस गेंद है और उस गेंद के अंदर का जो हिस्सा है वो है खोखला।
इस तरीके से गेंद है, ठोस गेंद है, अंदर का जो हिस्सा है वो खोखला है, इसको हम कह रहे हैं गुहिका। इसको गुहिका कहा जा रहा है, खोखला हिस्सा है। और जब विद्यार्थी इस गेंद को हम गर्म करेंगे तो गुहिका के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए यहां पर भी ये एक छेद की भांति है, ये एक होल की भांति है विद्यार्थी। जब ये गर्म होगा तो यहां से पूरा इस तरीके से प्रसारित होगा जैसे यहां पर कोई मैटर भरा हुआ है। यदि यहां पर मैटर भरा हुआ होता तो ये इस तरीके से प्रसारित होती कि उस मैटर का भी आयतन बढ़ता, तो यहां पर जो गुहिका है उसका भी आयतन बढ़ेगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ए होगा, बढ़ेगा। एक बार क्वेश्चन को पहले फिर से देख लीजिए। ठोस गेंद में सेकेंडरी गुहिका है, गेंद को गर्म करने पर गुहिका का आयतन विद्यार्थियों क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जैसे छेद दिया हुआ हो किसी धातु की प्लेट में तो वो छेद का जो आकार है वो भी बढ़ जाता है, यहां पर जो गुहिका है उसका आयतन भी बढ़ जाता है। अब हमारे पास में जो आगे एक क्वेश्चन हम और लेते हैं कि हमारे पास में एक क्वेश्चन है कि तांबे का कोई पिंड लोलक है, जिसमें तांबे का तार लगा हुआ है और उस तांबे के तार लगे हुए पिंड लोलक का जो रेखीय प्रसार गुणांक है, तांबे पिंड लोलक है और उसका जो रेखीय प्रसार गुणांक है वो है 2, मतलब अल्फा की वैल्यू है 2 गुणा 10 की घात -6 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड दे रखी है। यदि कमरे का ताप 10 डिग्री बढ़ा दिया जाए, कमरे का ताप कितना डिग्री बढ़ा दिया जाए? कमरे का ताप 10 डिग्री बढ़ जाता है। कमरे का ताप विद्यार्थियों 10 डिग्री यदि बढ़ जाता है तो जो पिंड लोलक है उसका आवर्तकाल क्या होगा? एक बार फिर से समझ लीजिए कि तांबे के तार से बना हुआ है, उसमें जो वायर लगा हुआ है पिंड लोलक के अंदर, ये जो वायर है वो है तांबे का और जिसका हम जानते हैं रेखीय प्रसार गुणांक 2 गुणा 10 की घात -6 होता है। और कमरे का जो तापमान है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड यदि बढ़ा दिया जाए तो आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आवर्तकाल में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। आवर्तकाल में जो क्वेश्चन है वो एक बार फिर से देख लेंगे। आवर्तकाल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी? कितने प्रतिशत वृद्धि होगी? क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक बार फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए कि पिंड लोलक के अंदर जो वायर यूज में लिया गया है, डोरी यूज में ली गई है, वो तांबे की जिसका रेखीय प्रसार गुणांक 2 गुणा 10 की घात -6 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड है। यदि कमरे का ताप 10 डिग्री बढ़ जाता है तो आवर्तकाल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? ये हम जानते हैं एक फॉर्मूला, आवर्तकाल में परिवर्तन अपॉन प्रारंभिक आवर्तकाल इक्वल टू होता है 1/2 अल्फा डेल्टा थीटा। तो विद्यार्थियों यहां से इसकी जब वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो जो अल्फा की वैल्यू है वो हमारे पास में है 2 गुणा 10 की घात -6, डेल्टा थीटा की वैल्यू है 10, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक घात यहां से कम हो जाएगी तो 10 की घात -5 आएगा। और प्रतिशत वृद्धि के लिए आपको यहां से 100 से गुणा कर देना है, प्रतिशत का साइन लगा देना है, तो यहां पर आ जाएगा विद्यार्थियों आपके पास में 10 की घात -3 प्रतिशत आ जाएगा। तो आवर्तकाल में जो प्रतिशत वृद्धि है वो 10 की घात -3 प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तो यहां पर ये हमारे पास में जो क्वेश्चन था वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा कि एक तांबे के तार का बना हुआ पिंड लोलक है जिसके तापमान में 10 डिग्री सेंटीग्रेड की जब वृद्धि कर दी जाती है तो उसके आवर्तकाल में जो प्रतिशत वृद्धि है वो हमारे पास में है 10 की घात -3 प्रतिशत की। देखिए विद्यार्थियों हमारे पास में एक अगला क्वेश्चन है। हमारे पास में कोई लोहे की छड़ है, लोहे की छड़ है। क्वेश्चन में हम आपको बता रहे हैं लोहे की छड़ लोहे की छड़ की
एक लोहे की छड़ है, लोहे की छड़ का रेखीय प्रसार गुणांक, रेखीय प्रसार गुणांक हमारे को दे रखा है 11 गुणा 10 की घात -6 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए विद्यार्थियों समझेंगे, लोहे की छड़ का रेखीय प्रसार गुणांक हमारे को दे रखा है 11 गुणा 10 की घात -6 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। और देखिए विद्यार्थियों, यदि हमारे को क्वेश्चन में दे रखा हो कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर छड़ की जो लंबाई है, छड़ की लंबाई वो हमारे को दे रखी है 10 सेंटीमीटर, तो 19 डिग्री सेंटीग्रेड पर, या हम क्वेश्चन को देखो मैं चेंज कर रहा हूं, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर छड़ की लंबाई है 10 सेंटीमीटर, 19 डिग्री सेंटीग्रेड पर थोड़ा सा अलग लेता हूं मैं क्वेश्चन, 19 डिग्री सेंटीग्रेड पर छड़ की लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई क्या होगी। देखिए विद्यार्थी, मैंने क्वेश्चन को थोड़ा चेंज किया है, यहां पर ताप में वृद्धि न होकर यहां पर ताप में विद्यार्थियों कमी हो रही है। आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो दिख रहा होगा कि पहले 20 सेंटीमीटर पर छड़ की लंबाई दे रखी है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर छड़ की लंबाई 10 सेंटीमीटर, 19 डिग्री सेंटीग्रेड पर छड़ की जो लंबाई है वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए इसके लिए हम देखेंगे, हमारे पास में जो फॉर्मूला है वो है L बराबर L0 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, सबकी वैल्यू पुट कर दो। छड़ की लंबाई क्या हो जाएगी, L0 की वैल्यू है 10, 1 प्लस अल्फा की जो वैल्यू है वो है 11 गुणा 10 की घात -6, और डेल्टा थीटा का जो मान है वो है 1। यहां पर आप देखेंगे कि जो ताप में परिवर्तन है वो हो गया है -1, तो यहां पर -1 पुट करेंगे विद्यार्थियों। इसका मतलब जो लंबाई है उसमें कमी आएगी, और कितनी कमी आएगी वो भी हम यहां पर देख लेते हैं। जब इसको इससे गुणा करेंगे तो 10 आ जाएगा, फिर जब इसको इससे गुणा करेंगे तो देखेंगे ये माइनस का 1 है, और जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 10 की घात चलो मैं एक बार लिख देता हूं, 11 गुणा 10 की घात -6, ये वाला नेगेटिव साइन यहां पढ़ाई है। देखिए विद्यार्थियों, जो क्वेश्चंस हैं उनकी स्पीड अपने आप आएगी जब आप लोगों को क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ जाएगा। स्पीड तो आ जाती है यदि क्वेश्चन समझ में आ जाता है तो यहां से आप देखेंगे, इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 10 माइनस यहां से देखिए विद्यार्थी 10 की घात -5 रह गई, इसको हम पुट कर दें कि 10 की घात -5, इसका मतलब है कि यहां पर 5 संख्या पहले पॉइंट पुट करना है, 5 संख्या पहले पॉइंट पुट करना है। तो मैं देखिए विद्यार्थियों यहां पर ये 5 संख्या पहले मैंने पुट कर दिया है पॉइंट, और यहां से यदि आप इसकी एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट करें तो 10 पॉइंट लगाकर फिर 5 जीरो पुट कर सकते हैं आप लोग। तो इसको मैं ऐसे पुट कर सकता हूं 10.000, 5 जीरो लगा देंगे, पॉइंट लगाकर आप इसको ऐसे पुट कर सकते हैं, और जब यहां से आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 9.9989 आ जाएगा, ये सेंटीमीटर में आ जाएगा जब आप इसमें से घटाएंगे तो देखिए विद्यार्थी, ये है हमारे पास में एग्जैक्ट वैल्यू, जो छड़ की लंबाई है वो कम हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर से इतनी कम हो जाएगी। ये आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि यहां पर जैसे मान लीजिए कि यहां पर 10 डिग्री सेंटीग्रेड का ताप होता, 10 डिग्री सेंटीग्रेड का ताप होता तो यहां पर ताप में वृद्धि 9 आ जाती, ताप में वृद्धि 9 आ जाती, इसकी कैलकुलेशन फिर उसके अकॉर्डिंग होती। तो ताप में कमी भी हो सकती है विद्यार्थियों, ताप में वृद्धि भी हो सकती है। अब विद्यार्थियों जो अगला क्वेश्चन है वो हम देखेंगे। अब की बार हमने समय की बचत के हिसाब से मैंने क्वेश्चन पहले ही छाप लिए हैं इधर। अब आप देखेंगे अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, तप्त करने पर प्रसार। तप्त का मतलब है आप ताप दे रहे हैं, ताप देने का मतलब है गर्म कर रहे हैं, और जब किसी वस्तु को गर्म करते हैं तो प्रसार क्या होगा, केवल ठोसों में होता है। पदार्थ का जो भार है वो बढ़ा देता है, पदार्थ का जो घनत्व है वो कम कर देता है, सभी ठोसों एवं द्रव्यों में समान दर से होता है। देखिए विद्यार्थियों, जब हम किसी वस्तु को गर्म करेंगे तो
जो प्रसार है वो जरूरी नहीं है कि केवल ठोसों में ही हो, गैसों में और द्रव में भी होता है। हालांकि दर अलग अलग होती है। सबसे ज्यादा जो प्रसार होता है वो गैसों में होता है और सबसे कम जो प्रसार होता है वो ठोसों में होता है। तो विद्यार्थी यहां से केवल ठोसों में होता है, ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि द्रव और गैसों में भी होता है। पदार्थ का भार बढ़ा देता है। भार बढ़ने जैसी तो कोई यहां पर बात ही नहीं है, क्योंकि G और M दोनों ही चेंज नहीं होते, तो भार पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। देखो यहां पर जो चौथा ऑप्शन है वो भी देख लेंगे आप, सभी ठोसों एवं द्रव्यों में समान दर से होता है। हमने ये बताया था कि ठोसों में न्यूनतम प्रसार होता है जबकि गैसों में अधिकतम प्रसार होता है। तो जो चौथा ऑप्शन है वो भी सही नहीं है। पदार्थ का जो घनत्व है वो कम कर देता है। देखिए विद्यार्थी, जो प्रसार होगा तो आयतन बढ़ेगा, आयतन बढ़ेगा तो घनत्व घट जाएगा। तत्पश्चात हम कह सकते हैं कि जो पदार्थ है उसका घनत्व कम कर देता है। हम एक छोटा सा टॉपिक हम आपको अभी बताएंगे ये क्वेश्चन सोल्व करने के बाद में, कि घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है जब उसमें प्रसार या तापीय प्रसार होता है, किसी वस्तु को गर्म किया जाता है तो घनत्व पर भी इफेक्ट पड़ता है। वो क्या इफेक्ट पड़ेगा अभी हम आपको बताएंगे। देखिए विद्यार्थियों, मैं यहां पर ही बता देता हूं। यहां पर ताप में वृद्धि करने पर घनत्व पर प्रभाव, घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस टॉपिक को हम देख लेंगे। देखिए विद्यार्थी, जो घनत्व होता है वो होता है द्रव्यमान बट्टे में आयतन, और यहां से हम कह देंगे कि जो घनत्व होता है वो आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे हमारे पास में कोई वस्तु है और उसका जो प्रारंभिक घनत्व है वो तो ρ0 है, और जो आयतन है वो है V0। फिर जब उसको गर्म किया जाता है, डेल्टा थीटा ताप दिया जाता है, तो उसका घनत्व ρ हो जाता है तथा आयतन V हो जाता है। तो ρ अपॉन में ρ0, यहां से यह आ जाएगा V0 अपॉन में VK, V0 अपॉन में VK। एक बार फिर से समझ लेंगे, क्योंकि जो घनत्व है वो आयतन के व्युत्क्रमानुपाती है, तो प्रारंभिक घनत्व है वो प्रारंभिक आयतन के व्युत्क्रमानुपाती। डेल्टा थीटा ताप देने के पश्चात जो घनत्व है वो आयतन में वृद्धि के पश्चात जो आयतन में वृद्धि हुई उसके व्युत्क्रमानुपाती है। यहां से मैं पुट कर दूं, V0 को तो हमने एजडीज रखा, V की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा। यहां से V0 कैंसिल हो गया, और 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा वो बट्टे से ऊपर जाएगा, तो यह आ जाएगा 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा की घात -1। देखिए विद्यार्थियों, हमारे पास में रो बराबर है रो अपॉन में ρ0 इक्वल टू, इसका हम जब विस्तार करेंगे उच्च घातों को नगण्य मान लेंगे। तो देखिए विद्यार्थियों, सिर्फ हम दो ही पद लेंगे, 1 माइनस गामा डेल्टा थीटा, और जो पद आएंगे उसको हम नगण्य मानकर छोड़ देंगे। तो यहां से हमारे पास में रो का जो फॉर्मूला निकल कर आ रहा है वो आ रहा है रो बराबर ρ0, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस गामा डेल्टा थीटा। और ये देखिए विद्यार्थियों, हमारे पास में जो लंबाई का फॉर्मूला आया था, क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला आया था, उन सभी फॉर्मूलों से भिन्न है। यहां पर माइनस का साइन आ रहा है, इसका मतलब जब ताप में वृद्धि होती है तब ये घनत्व घट जाएगा, और ताप में जब कमी होती है तो घनत्व बढ़ जाएगा। तो देखिए विद्यार्थी, यहां पर जो तप्त करने पर प्रसार पदार्थ का घनत्व कम कर देता है, यदि गर्म करेंगे किसी वस्तु को तो घनत्व विद्यार्थियों घट जाएगा। इस वाले फॉर्मूले को भी आप अच्छे से ध्यान में रखें, दिमाग में रखें, यह आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इस पर डिपेंड जो क्वेश्चंस हैं वो हम और भी देख लेंगे। देखिए विद्यार्थियों, जब हम किसी वस्तु का ताप बढ़ाते हैं तो उसका जो घनत्व है वो घट जाएगा, घनत्व है वो कम हो जाएगा, क्योंकि जो वस्तु है वो प्रसारित हो जाएगी, घनत्व है वो घट जाएगा। देखिए जैसे हम एक तांबे की गेंद लें, एक क्वेश्चन हम और बताते हैं इसके साथ में ही। हमारे पास में एक तांबे की गेंद को गर्म करने पर, एक तांबे की जो गेंद है उसको गर्म करने पर सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि किसमें होगी?
सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि निम्न में से किसमें होगी? अब जैसे हम सबसे पहले बात करें, हमारे पास में तांबे की गेंद है, गर्म कर रहे हैं, तो क्या उसकी जो पहला ऑप्शन दे दिया त्रिज्या या व्यास, दोनों में से पहला ऑप्शन दे दिया कि त्रिज्या में वृद्धि होगी, बी पार्ट दे दिया क्षेत्रफल में वृद्धि होगी, सर्वाधिक पूछिए है हमारे को। तीसरा जो ऑप्शन दिया है वो है हमारे पास में आयतन, आयतन में सर्वाधिक वृद्धि होगी। चौथा ऑप्शन जैसे दे दिया घनत्व। विद्यार्थियों एक और क्वेश्चन फिर से देख लेंगे, समझ लेंगे। तांबे की गेंद है और उसको हम गर्म कर रहे हैं, गर्म करने पर सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि इनमें से किसमें होगी? त्रिज्या में होगी, क्षेत्रफल में होगी, आयतन में होगी या घनत्व में होगी? तो देखिए विद्यार्थियों, जब हम वस्तु को गर्म करेंगे तो त्रिज्या बढ़ेगी, क्षेत्रफल बढ़ेगा, आयतन बढ़ेगा, घनत्व घटेगा। तो जो डी ऑप्शन है वो तो स्वतः ही यहां से हट जाएगा। और देखिए विद्यार्थियों, सर्वाधिक जो वृद्धि होती है वो आयतन में होती है, सर्वाधिक जो वृद्धि होगी वो आयतन में होगी। यदि त्रिज्या में 1% भी वृद्धि होती है तो क्षेत्रफल उसके अकॉर्डिंग ज्यादा बढ़ेगा, क्षेत्रफल से ज्यादा बढ़ता है आयतन। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो सबसे ज्यादा जो सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि है वो आयतन में होती है। यहां पर एक क्वेश्चन देखेंगे विद्यार्थियों, आप बेलन को गर्म करने पर इसकी जो लंबाई है उसमें प्रतिशत वृद्धि 2% है, तो इसके आधार के क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी? देखिए हमने ये देखा है कि जो क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि है, क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि है, ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं, वो होगी 2 गुणा में, 2 टाइम्स हो जाएगी लंबाई में वृद्धि इंटू लंबाई में प्रतिशत वृद्धि। एक बार इससे को समझ लेंगे कि जो क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि होती है वो लंबाई में प्रतिशत वृद्धि का 2 गुना होती है। तो लंबाई में जो प्रतिशत वृद्धि है वो 2%, 2 से 2 जब गुणा होगा तो यहां पर हमारे पास में आंसर आ जाएगा 4%। तो जो लंबाई में प्रतिशत वृद्धि 2% है तो क्षेत्रफल में वृद्धि उसका 2 टाइम्स हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी, तो 4% इसका आंसर आ जाएगा। विद्यार्थियों, एक ठोस का क्षेत्रीय प्रसार गुणांक हमारे को दे रखा है, इसका मतलब हमारे को ये बीटा की वैल्यू दे रखी है 2 गुणा 10⁻⁵ प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। इसका रेखीय प्रसार गुणांक क्या होगा? अल्फा अपोन में बीटा दे रखा है 1/2। हम जानते हैं अल्फा अनुपात बीटा अनुपात गामा 1:2:3 होता, तो अल्फा अनुपात बीटा है वो हमारे को 1:2 दे रखा है। बीटा की वैल्यू 2 गुणा 10⁻⁵ दे रखी है। यहां से अल्फा बराबर आप कर सकते हैं बीटा अपोन में 2, मतलब बीटा वाली वैल्यू की आधी हो जाएगी। बीटा की वैल्यू ये है, इसकी आधी करते आ जाएगा 1 गुणा 10⁻⁵ प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आएगा बीटा का आधा, मतलब 1 गुणा 10⁻⁵ प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। दोस्तों अब हम अगला टॉपिक देखेंगे, जल का अनियमित प्रसार। जब जल को हम गर्म करेंगे तो अन्य पदार्थों की भांति इसमें प्रसार नहीं होता है। हम ये जानते हैं कि जब वस्तुओं को गर्म किया जाता है तो उसके आयतन में वृद्धि होती है, घनत्व में कमी आती जाती है, बट जल के साथ में ऐसा नहीं होता। देखिए विद्यार्थियों, कौन से टेम्परेचर पर नहीं होता वो भी समझेंगे। हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप लेकर चल रहे हैं। 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ताप पर जो जल है वो बर्फ में कन्वर्ट रहेगा, और जब इससे अधिक जब ताप रहेगा तो वो पानी में कन्वर्ट हो जाएगा। और विद्यार्थियों, जैसे आप ताप बढ़ाते बढ़ाते 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ा दिया, तब उसके आयतन में देखिए अन्य पदार्थों के तो आयतन में वृद्धि होती है, घनत्व में कमी होती है, बट जल के साथ में ऐसा नहीं होता। यदि हम ग्राफ खींचें, एक तरफ हम ताप लें, दूसरी तरफ हम आयतन लें, तो विद्यार्थियों जो आयतन है उस आयतन में कमी आती जाएगी। आयतन है उसमें कमी, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर आयतन न्यूनतम होगा, और फिर जब 4 डिग्री सेंटीग्रेड से ताप ज्यादा बढ़ाएंगे तो उसके आयतन में वृद्धि होती चली जाएगी। जब तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड है तब आयतन रहेगा जल का न्यूनतम। और यदि हम घनत्व की बात करें
तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक तरफ हम घनत्व लें, दूसरी तरफ यदि हम ताप लें, तो विद्यार्थी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो घनत्व है वो होता है अधिकतम, और 4 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ताप पर घनत्व घटता चला जाता है। तो यहां पर जो जल है उसका अनियमित प्रसार होता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड से यदि 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक का तापमान बढ़ाते हैं तो पहले उसके आयतन में कमी आएगी, फिर वृद्धि होगी, ठीक। और घनत्व के अंदर पहले उसके घनत्व में वृद्धि होगी, फिर कमी आएगी। तो इसके ऊपर डिपेंड बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए विद्यार्थी, क्वेश्चंस तो क्या क्या बनते हैं। पहला क्वेश्चन तो यही है कि जो जल है उसका घनत्व अधिकतम कौन से ताप पर होता है। तो अधिकतम विद्यार्थी कौन से ताप पर जल का घनत्व होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होगा। ये सेंटीग्रेड में है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का जो घनत्व है वो सर्वाधिक होता है। आपको क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं कि जो जल का आयतन है वो न्यूनतम कहां पर होता है, तो वो भी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का जो आयतन है वो न्यूनतम होता है, सबसे कम होगा। आपको दूसरा क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि जब जल का तापमान हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ा रहे हैं तब आयतन किस प्रकार से बदलता है। एक बार क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए कि जल का ताप 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाते हैं तब आयतन कैसे चेंज होगा। तो पहले विद्यार्थी इसमें ऑप्शन ऐसे ही आएगा, सही ऑप्शन है वो मैं आपको बता रहा हूं कि पहले आयतन घटेगा फिर बढ़ेगा, पहले आयतन घटेगा फिर बढ़ेगा। और इसका ऑप्शन ये भी हो सकता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक घटता है फिर बढ़ेगा। तो जब आप ताप 0 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड करते हैं तो पहले आयतन घटेगा फिर बढ़ेगा। यदि आपको इसी ताप के अंतर में, इस रेंज में यदि ये पूछे घनत्व पर क्या असर पड़ेगा, तो घनत्व पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। विद्यार्थी, एक क्वेश्चन ऐसे बनता है कि आपके पास में जैसे बीकर है उसमें पूरी तरह से जल भरा हुआ है, पूरी तरह से जल भरा हुआ है। एक बीकर है, पानी से भरा हुआ है, पूरी तरह से भरा हुआ है, बीकर के ऊपर से पानी है, और जब 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी भरा हुआ है। विद्यार्थी, क्वेश्चन को सुन लीजिए कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल से एक बीकर भरा हुआ है, पूरा भरा हुआ है, पूरी तरह से भरा है। अब बीकर का जल कब बहने लगेगा? बीकर का जल बहने लगेगा। बीकर का जो जल है, बीकर का जल बहने लगेगा। कौन से ताप पर बहने लगेगा? पहला ऑप्शन आपके पास में है 4 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ताप पर। कम ताप पर जैसे ही तापमान कम होगा तो उसके आयतन में वृद्धि, आयतन में जो वृद्धि होगी, वो आयतन में वृद्धि होगी तो यहां से जो जल है वो बहने लग जाएगा। तो ये ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन क्या है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप पर, यदि 4 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा ताप हो तो क्या जल बहने लगेगा? बिल्कुल बहने लगेगा, क्योंकि फिर से आयतन बढ़ेगा। तो ये दोनों ऑप्शन सही है। और जैसे सी दे दिया आपके पास में, ए व बी दोनों सही है, ए व बी दोनों। तो इसमें यहां पर विद्यार्थी ये ऑप्शन आएगा। कई बार हम जल्दीबाजी में पहला ऑप्शन टिक करके निकल लेते हैं, जबकि यहां पर और भी ऑप्शनों को देखना जरूरी है। और चौथा ऑप्शन दे दिया इनमें से कोई नहीं, तो यहां पर सी ऑप्शन आएगा विद्यार्थियों। तो आप लोगों को ये वाला टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। जल का जो अनियमित प्रसार है वो आप लोगों को समझ में आया होगा। मैंने ये जो वीडियो बनाई है वो आपको कंसेप्ट वाइज, न्यूमेरिकल वाइज समझाने का प्रयास किया है। आगे का जो वीडियो है वो हम कैलोरी मिति के ऊपर आधारित बनाएंगे। उष्मा क्या होती है, उष्मा का आदान प्रदान क्या होता है, कैलोरी मिति का सिद्धांत क्या है, और वहां पर बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, अगले वीडियो में देखने को मिलेंगे। धन्यवाद।